Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Nikhil and today we are going to study about C++ programming in which we will study about control statements. Okay, control flow of the program. जिसमें आपको if else, for loop, continue, break, switch इन सब के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो स्टेटमेंट होता है वो टू टाइप्स का होता है। तो दो टाइप का स्टेटमेंट जो यूज़ होता है, पहला होता है आपका नल स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। जो आपका नल स्टेटमेंट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या करते हैं, उसको एम्प्टी स्टेटमेंट भी कहते हैं और उसमें आप लगाते हो एक सेमी कॉलोन। ठीक है, तो सेमी कॉलोन इस तरह से लगता है और ये क्या हो गया, ये शो करता है एक नल स्टेटमेंट। तो नल स्टेटमेंट को आप एम्प्टी स्टेटमेंट भी कहते हो और ये कॉमनली यूज होता है एज अ प्लेस होल्डर। ठीक है, किसमें, तो स्टेटमेंट को रिपीट करने में, मतलब स्टेटमेंट का इटरेशन करने में। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑन विच प्लेस लेबल्स, और ये उस स्टेटमेंट यूज है जो कि प्लेस लेबल की तरह यूज होता है एट द एंड ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और फंक्शन। ठीक है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड की तरह यूज होता है या फिर प्लेस लेवल की तरह यूज होता है। तो नल स्टेटमेंट के बाद आता है आपका कंपाउंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और कंपाउंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आपको क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहता है और ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाए इस तरह से, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो तो इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो लिखा गया है, ये दो कर्ली ब्रेसेस दिया गया, इस दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें दो टाइप का वेरिएबल लिया गया है, x और y, जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसमें हमने x का वैल्यू जो है वो डाला है 10। ठीक है, और प्रोग्राम एंड होता है सेमी कॉलन से, और y का वैल्यू जो है वो उसमें क्या किया हमने, ऑपरेशन परफॉर्म किया है क्या, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो ये एक आपका प्रोग्राम कोड था, मल्टी स्टेटमेंट था, इसमें क्या कंपाउंड स्टेटमेंट ये एग्जांपल था। अब आते हैं, बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होता है वो एल्टर कर देता है, मतलब बदलाव कर देता है क्या, सीक्वेंस में। किसके सीक्वेंस में, तो इंस्ट्रक्शन के फ्लो के सीक्वेंस में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में क्या होता है, फ्लो ऑफ एक सीक्वेंस फ्लो होता है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, लेकिन उस फ्लो को जब अल्टर कर दिया, मतलब उसमें बदलाव कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो उसी वही काम करता है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो एक कोई भी प्रोग्राम अगर होता है, उस प्रोग्राम में या तो प्रोग्राम सिक्वेंसली करेगा या फिर सेलेक्टिवली करेगा या फिर इटरेटिवली करेगा। ठीक है, सिक्वेंसली मतलब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करके इसको फिर इटरेटिवली मतलब क्या होता है, रिपीटेडली। तो जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें कुछ सपोर्ट सीक्वेंस दिया जाता है, स्टेटमेंट को कुछ सपोर्ट सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए या फिर ब्रांचिंग करने के लिए और इटरेशन करने के लिए। तो बेसिकली प्रोग्राम में ये सब मेथडोलॉजी होता है। तो जो अगर स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है सिक्वेंसली, तो जो फ्लो है उसको कहेंगे सिक्वेंशियल फ्लो। अगर कोई प्रोग्राम सिक्वेंसली एक्सिक्यूट होता है तो उस टाइप के प्रोग्राम को सिक्वेंशियल फ्लो कहेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है, आपको इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं वहां पे, जो कि उसका फ्लो को चेंज कर देता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें आपका ब्रांचिंग आता है, इटरेशन आता है, जंपिंग आता है, फंक्शन कॉल्स आता है। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं क्या है, कंट्रोल फ्लो कहते हैं। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट जनरली इस तरह से सीक्वेंस वाइज फ्लो करता है, स्टेटमेंट 1 से फ्लो करके स्टेटमेंट 2 में गया, स्टेटमेंट 2 से फ्लो करके स्टेटमेंट 3 में हो गया। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस स्टेटमेंट हो गया। तो जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें 1 बाय 1, वन आफ्टर अनदर, तो वन आफ्टर अनदर वो सीक्वेंस में वो टॉप से बॉटम में फ्लो करता है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट जो है वो एक्सक्यूशन के फ्लो को अल्टर नहीं करता है, ये सिंपल जो है 1 बाय 1 सिक्वेंसली फ्लो करते रहता है और हमेशा ये स्टेटमेंट एक सेमी कॉलन के साथ एंड होता है। तो इस तरह से आपका क्या है, इस तरह सिक्वेंशियल फ्लो होगा। जैसे एंट्री पॉइंट यहाँ होता है, इसमें कुछ कंडीशन होगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट 1 2 फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है वो स्टेटमेंट 2 1 बाय 1 फॉल्स करना एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा और बाद में क्या होता है, ये एग्जिट हो जाता है। तो ये सिक्वेंशियल फ्लो है।
तो इसमें क्या हुआ, सिलेक्शन जो होता है स्टेटमेंट, मतलब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है एक्सिक्यूटेड डिपेंड्स ऑन कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेटमेंट जो होता है उसको डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, जो कि क्या है, स्टेटमेंट का सेट है और ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए आपका क्या है, इटरेशन स्टेटमेंट जो होता है, जिसको रिपीटेशन कहते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट में कंडीशन लगा होता है। ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सिक्वेंशियल वे में इस तरह से करता रहेगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये रिपीटेडली क्या करेगा, कंडीशन को ट्रू जब तक रहेगा वो इसको प्रिंट करता रहेगा। जैसे एक बार फॉल्स हुआ तो वो एग्जिट कर जाएगा कंडीशन से। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, इटरेशन स्टेटमेंट। और ये जो ट्रू के बाद होता है ये लूप बॉडी होता है। तो इटरेशन स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि रिपीटेडली एक्सिक्यूट करता है, और ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एक्सिक्यूट करता रहता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो रिपीटेशन वहां रुक जाता है। इसी को कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट। तो जो सेट होता है स्टेटमेंट को वो अगेन एंड अगेन एक्सिक्यूट होता है, ठीक है, जिसको बॉडी कहते हैं लूप का। और कंडीशन जिस पे ये एक्सिक्यूशन डिपेंड करता है, एग्जिट करता है, उसको कहते हैं एग्जिट कंडीशन या फिर टेस्ट कंडीशन कहते हैं। तो जनरली सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है इस टाइप के स्टेटमेंट को प्रोग्राम लिखने के लिए, जो डिपेंड करता है C++ के प्रॉब्लम के। ये ऑल्सो सपोर्ट करता है टाइप स्टेटमेंट। तो ये डिस्कस करेंगे कमिंग सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने देखा कैसे लूप होता है। तो इसलिए याद रखना है आपको क्या, कि C++ में कोई भी नॉन जीरो जो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो ट्रीट किया जाता है आपको निगेटिव, ट्रीट या ट्रू उसको कोई भी नॉन जीरो नंबर उसको ट्रू कंसिडर किया जाता है, जिसमें इंक्लूड क्या होता है, निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। और जीरो को क्या कंसीडर किया जाता है, फॉल्स। तो C++ में नॉन जीरो नंबर को ट्रू और जीरो नंबर को फॉल्स। फिर आते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का। सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम का जो है डिसीजन वो क्या कॉज करता है, तो वो एक टाइम का जंप कॉज करता है। किधर, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में। तो जो डिसीजन होता है C++ का वो बहुत तरीके से किया जाता है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि चूज करता है दो अल्टरनेटिव के बीच में। ठीक है, और अनदर स्टेटमेंट जो होता है, अनदर डिसीजन स्टेटमेंट होता है स्विच, जो क्रिएट करता है ब्रांच। अब किसके लिए, तो अपने मल्टीपल अल्टरनेटिव सेक्शन ऑफ कोड के लिए। और ये डिपेंड करता है किस पे, तो सिंगल वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में समझना चाहिए। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन को इवेल्युएट करता है। इफ कंडीशन क्या होता है, वो ट्रू होता है अगर ट्रू ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ये क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो जनरल जो सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट का वो क्या होता है, इफ एक्सप्रेशन, फिर उसके अंदर जो ट्रू ब्लॉक है वो आ जाएगा, फिर आपका स्टेटमेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इफ के अंदर एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो ट्रू ब्लॉक्स, फिर स्टेटमेंट एक्स आ जाएगा। तो जो अबव स्टेटमेंट है उसमें इफ क्या है, एक कीवर्ड है जो कि क्या कंटेन करता है, एक एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन कंटेन करता है, जो किधर इनक्लोज है, तो जो पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा, मतलब नॉन जीरो होगा, तो ट्रू ब्लॉक्स एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, फिर उसमें क्या फॉलो करेगा, तो स्टेटमेंट एक्स फॉलो करेगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कंट्रोल जो है पास कर जाएगा स्टेटमेंट एक्स पे। तो जो ट्रू ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है, या फिर एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, या फिर एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। तो जो कंट्रोल फ्लो होता है इफ स्टेटमेंट का, उसका जो फ्लो होता है वो इस तरह से होता है। पहले टेस्ट एक्सप्रेशन को वहां पे टेस्ट किया जाता है, ट्रू ब्लॉक होगा तो ट्रू ब्लॉक को एक्सिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, नहीं ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट एक्स में डायरेक्टली एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक प्रोग्राम हमको लिखना है जिसमें क्या है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल एक्सपेंस यूजिंग क्या, इफ स्टेटमेंट। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, जो कि इनपुट आउटपुट सी इन सी आउट को इंक्लूड करने के लिए कहता है, ताकि आप इनपुट आउट फंक्शन को यूज कर पाओ। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है
ये आपको क्या करता है, क्लासेस, फंक्शन और इन सब का नाम में मिसकन्फ्यूजन ना हो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो लेंदी प्रोग्राम होता है उसमें हेल्प करता है। फिर हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और हर एक प्रोग्राम का कोड कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इस प्रोग्राम के कोड में आपको क्या किया गया है, तो एक वेरिएबल डिस्काउंट को रखा गया, जीरो से इनिशलाइज किया गया है, और एक क्वांटिटी लिया गया आपको, दूसरा वेरिएबल, दोनों क्या है, इंटीजर टाइप का है। फिर आपका टोटल और रेट, ये दो और वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप का है। फिर आपने स्क्रीन पर मैसेज क्या भेजा, इंटर द क्वांटिटी। फिर सीएन स्टेटमेंट से आपने क्वांटिटी को इस जगह पे पुट कर दिया, सीन इनपुट के जरिए। फिर आपने मैसेज भेजा इंटर द रेट स्क्रीन पे, फिर सीएन के जरिए आपने रेट को इनपुट कर दिया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करना शुरू किया आपने कि इफ़ अगर क्वांटिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो डिस्काउंट कितना होगा, 10, तो मतलब 10%। तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है, और माइनस उसमें से कितना, तो क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज में, इसलिए 10/100 हो जाता है, हो जाएगा, इसलिए 10% डिस्काउंट बाय 100 हो जाएगा। फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पर क्या, सी आउट के जरिए कि द टोटल एक्सपेंस इज, तो वहाँ पे जो भी टोटल एक्सपेंस काउंट होके यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, और जो रिटर्न है ये वैल्यू मेन पे वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, तो फर्स्ट रन में आपका इंटर क्वांटिटी आपने 550 डाला, तो वो 500 से ग्रेटर है, इसलिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए आपका टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा 4950। फिर सेकेंड क्वांटिटी आप सपोज दैट 450 पुट करोगे, उसमें आपका जो रेट है वो इतना हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंस आपका 4500 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो एग्जाम्पल में आपका क्या है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या देखा आपने कि जो पहला एक्सिक्यूशन हुआ उसमें क्या था, टेस्ट कंडीशन में क्या हुआ कि चूंकि जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 5 है, ये जो क्वांटिटी हुआ ये ग्रेटर देन 500 हो गया, तो इसलिए वेरिएबल जो डिस्काउंट है, ठीक है, जिसको कि इनिशलाइज किया गया था 0, कब, तो डिक्लेरेशन के टाइम में, उसको एक नया वैल्यू मिल गया 10, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट हो गया यूजिंग क्या, डिस्काउंट वैल्यू, डिस वैल्यू। और जो सेकेंड एक्सक्यूशन हुआ उसमें टेस्ट कंडीशन का जो वैल्यू वो इवेल्युएट कर गया फॉल्स। तो चूंकि उसका वैल्यू फॉल्स हो गया तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो गया, क्वांटिटी ग्रेटर देन 500 हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल डिस्काउंट जो इनिशियलाइज 0 था एट द सेम टाइम डिक्लेरेशन, वो जो है 0 ही रह गया, ठीक है, 10 वो नहीं हुआ। इसलिए क्या हो गया, एक्सप्रेशन जो है उसमें माइनस साइन इवेल्युएट्स टू 0, सो टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट विदाउट डिस्काउंट। तो एक बार डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट हुआ जब क्वांटिटी ग्रेटर देन 500 था, और एक बार जब वो नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट 0 ही रह गया और वो निगेटिव वैल्यू के साथ कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आपको चेक करना है कि जो पर्सन है वो एलिजिबल है कि नहीं वोट देने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम का स्टार्ट होता है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, ये इनपुट आउटपुट सी इन सी आउट के लिए यूज़ होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये जो है नेमिंग कन्वेंशन के लिए यूज़ होता है। ये जो क्लासेस ये सब के लिए बीच में जो है डिफरेंस जो नाम का जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करता है। फिर जो हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है इंट मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जिसमें आपका ये प्रोग्राम का कोड है, जिसमें आपका एज पहला वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो आपने क्या किया, पहला स्क्रीन पे आउटपुट किया क्या, इंटर योर एज। फिर यहाँ से आपने क्या किया, सी इन इनपुट से आपने क्या किया, एज यहाँ पे इनपुट किया। फिर अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आपको कंडीशन आया क्या कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट आपने स्क्रीन पे लिख दिया क्या, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एक्सिक्यूटेड। तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस का पेयर है ना, पेयर ऑफ ब्रेसेस जो है वो रिक्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन फॉलोड बाय वन स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो इफ कंडीशन है इसमें एक ही स्टेटमेंट फॉलो हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में। तो अब इसके लिए आपको क्या हो जाएगा,
जो पहला मैसेज भेजा था इंटर योर एज, तो आपने एज 23 डाल दिया तो आपका वहाँ मैसेज आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, द स्टेटमेंट इज ऑलवेज एक्सिक्यूटेड। ये दो स्टेटमेंट एक साथ लिखा चला जाएगा। फिर एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें क्या है, आपको ये प्रोग्राम में क्या कैलकुलेट करना है, बोनस कैलकुलेट करना है, ठीक है, यूजिंग क्या, इफ स्टेटमेंट का। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को इंक्लूड करने के लिए होता है, ठीक है। फिर ये नेम स्पेस नाम का कन्फ्लिक्ट जो है वो दूर करता है। फिर हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है इंट मेन फंक्शन से। हर एक प्रोग्राम दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाता है। तो ये आपका प्रोग्राम कोड है जिस प्रोग्राम कोड में आपका ईयर ऑफ सर्विस और बोनस जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप है। फिर स्क्रीन पे मैसेज भेजा गया इंटर योर ईयर ऑफ सर्विस, तो वहाँ पे आपका इंटर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनपुट कर दोगे यहाँ पे क्या, ईयर ऑफ सर्विस। फिर यहाँ से कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट होगा इफ़, ठीक है, जिसमें दो, जो ये इफ़ कंडीशन है ये आपका दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। क्यों होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि इफ़ कंडीशन यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के साथ फॉलो हुआ है। क्या, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 3 है, अगर ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 3 है, मतलब लेस भी हो सकता है, तो इसलिए दो स्टेटमेंट हो गया। तो ग्रेटर देन 3 है तो बोनस आपको 2000 मिलेगा, ठीक है। तो आपका वहाँ पे मैसेज प्रिंट और स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा योर बोनस इज, और वहाँ पे आ जाएगा आपका बोनस। और फिर इस लूप से बाहर हो जाएगा ये और लिखा आ जाएगा सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस रिटर्न 0। अगर नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट के अंदर आया, क्यों, क्योंकि अगर ईयर ऑफ सर्विस लेस देन 3 नहीं हुआ तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो आपने लिखा क्या, इंटर योर ईयर ऑफ सर्विस, तो आपने दिया 5 ईयर्स, आपका बोनस मिला 2000 और आपको लिखा आया मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आते हैं, बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी ये इफ स्टेटमेंट था, अब आते हैं बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में जाने से पहले आपने देखा क्या, जो पिछले वाला इफ स्टेटमेंट था इसमें क्या था, आपको अगर एग्जीक्यूट करना सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, वो तो उसमें सिर्फ ट्रू कंडीशन ही वैलिडेट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर क्या होगा, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके लिए आपको क्या है, एल्स यूज करना, इफ एल्स यूज करना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आपको 2000 का बोनस मिलेगा, एल्स नहीं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैसेज लिखाएगा, फिर आप स्टेटमेंट एक्स एक्सिक्यूट कर जाओगे, बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे इफ के साथ एक्सप्रेशन, फिर उसके अंदर का ट्रू ब्लॉक, अगर वो ट्रू हो गया तो ये ट्रू ब्लॉक्स, और नहीं ट्रू हुआ तो एल्स पार्ट जो होगा फॉल्स ब्लॉक, वो यहाँ पे एक्सिक्यूट करके स्टेटमेंट एक्स से बाहर आ जाएगा वो लूप से। तो इसको इफ एल्स कहते हैं। अब इफ एल्स में जो होता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है जिसको कंडीशन भी कहते हैं, वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो स्टेटमेंट में क्या होगा, ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा। अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर रिजल्ट फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट जो है फॉल्स ब्लॉक के अंदर वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, तो ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाएगा। तो जब अगर ट्रू ब्लॉक अगर ट्रू हुआ तो फॉल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा, अगर फॉल्स ब्लॉक ट्रू हुआ तो ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाएगा। तो जैसे यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, नहीं अगर ये ट्रू नहीं फॉल्स होता तो फॉल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट करके ये इसको स्किप कर देता, ठीक है। तो जब ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक स्किप होके बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट, अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये फॉल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट होके ये स्टेटमेंट बाहर आ जाता, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपका एक C++ प्रोग्राम लिखा गया है क्या फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर जो नंबर है गिवन वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो नंबर इवन है या ऑड, इसको चेक करना इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। आपको पता है कि हर एक स्टेटमेंट स्टार्ट होता है आपको हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट फंक्शन को इंक्लूड करने के लिए। ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये कन्फ्लिक्ट, नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। और हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम का कोड जो है दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। और इस प्रोग्राम कोड में आपने क्या किया है, पहले आपने दो वेरिएबल लिया है REM और num नाम का जो इंटीजर टाइप है।
फिर आपने मैसेज भेजा है स्क्रीन पे सी आउट करने के लिए, क्या, इंटर अ नंबर, फिर उस नंबर का वैल्यू आपने सी एन इनपुट के जरिए यहाँ पे भेजा, फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम %2, मतलब जो नंबर होगा अगर उसका मॉडुलस 2 निकलेगा मॉडुलस 2 करोगे तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया, फिर क्या किए, एक इफ कंडीशन शुरू किए, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका वहां पे स्क्रीन पे मैसेज भेजोगे लिख के क्या, कि द गिवन नंबर इज नम इज इवन, एल्स नहीं तो सी आउट क्या भेजोगे स्क्रीन पे आप, तो वो भेजोगे द गिवन नंबर इज नम लिख के आएगा, इज ऑड, और फिर ये रिटर्न 0 जो है वापस मेन फंक्शन पे आपका आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम था चेक करने के लिए कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इंटर करोगे एक नंबर, ठीक है, तो गिवन नंबर अगर 10 यहाँ पे इंटर किया आपने तो वो आपका इवन लिखा चला आएगा। आई बात समझ में। तो ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या हुआ कि जो रिमाइंडर हुआ गिवन नंबर का वो स्टोर्ड हुआ किसमें, REM में, वेरिएबल में। अगर वैल्यू रिमाइंडर का 0 हो गया तो गिवन नंबर जो है वो इवन नंबर हो गया, और नहीं अगर होगा 0 तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जो होता है उसमें एक अनदर इफ स्टेटमेंट होता है जिसको नेस्टेड इफ कहते हैं। तो नेस्टेड जो है उसमें उसमें से कोई इस तीन में से कोई एक फॉर्म हो सकता है। वो तो क्या फॉर्म हो सकता है, तो पहला हो सकता है कि नेस्टेड इनसाइड इफ पार्ट। नेस्टेड इनसाइड किस पार्ट के, तो इफ पार्ट के। नेस्टेड इनसाइड एल्स पार्ट। नेस्टेड किस पार्ट के अंदर, तो एल्स पार्ट के अंदर। फिर आएगा नेस्टेड इनसाइड बोथ इफ पार्ट एंड एल्स पार्ट। नेस्टेड इफ पार्ट और एल्स पार्ट दोनों के। तो इसको इस तरह से इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स नेस्टेड इफ के लिए कैसे यूज हुआ उसको देखते हैं। तो नेस्टेड इनसाइड इफ में पहले आप करोगे इफ लिए और उसका एक एक्सप्रेशन दिए, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ इस इफ के लिए और ये एंड होगा यहाँ पे। याद रखो ये इस वाले इफ एक्सप्रेशन का कर्ली ब्रेसेस ये दोनों है, फिर उसके अंदर एक इफ एक्सप्रेशन है जिसका कर्ली ब्रेसेस ये है, और एक फिर उसकी इसके लिए ये एल्स कंडीशन यहाँ जिसका कर्ली ब्रेसेस ये और ये है, ठीक है। तो इफ एक्सप्रेशन 1 देन अंदर जाएगा, फिर एक्सप्रेशन ये, तो ट्रू पार्ट्स अगर नहीं है ये तो एल्स पार्ट या फिर फॉल्स पार्ट जिसको कहते हैं, और फिर एल्स आउट होके बॉडी ऑफ एल्स पार्ट निकल जाएगा। फिर इसी तरह से नेस्टेड इनसाइड एल्स पार्ट। तो एक्सप्रेशन आया 1, ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये बॉडी ऑफ ट्रू पार्ट हो गया। फिर ये एल्स पार्ट आया, एल्स पार्ट के अंदर फिर दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये स्टेटमेंट इफ आया और एल्स आया। इफ का ब्लॉक ये दोनों है और एल्स का ब्लॉक ये दोनों है, और ये फाइनल इस वाले के लिए ये कर्ली ब्रेसेस है। तो नेस्टेड इनसाइड एल्स पार्ट के अंदर क्या है, इफ एक्सप्रेशन 1 तो बॉडी ऑफ पार्ट 1 एक्सिक्यूट होगा, नहीं तो मतलब एल्स इफ एक्सप्रेशन ये रहा तो ट्रू पार्ट होगा, नहीं तो एल्स का फॉल्स पार्ट होगा, और ये लूप यहां पे बंद होके बाहर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ नेस्टेड इनसाइड बोथ इफ पार्ट एंड एल्स पार्ट। तो अब इफ पार्ट में भी नेस्टेड है और एल्स पार्ट में भी नेस्टेड है। तो इफ एक्सप्रेशन तो इफ एक्सप्रेशन ट्रू एक्सप्रेशन अगर ये, तो फिर आएगा इफ एक्सप्रेशन ट्रू पार्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट का स्टेटमेंट फॉल्स पार्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। अब इस इफ के लिए ये एल्स पार्ट है, तो ये एल्स पार्ट का इफ एक्सप्रेशन ये तो ट्रू पार्ट होगा स्टेटमेंट, नहीं तो एल्स जो है फॉल्स पार्ट होगा। तो ये था कि इफ पार्ट और एल्स पार्ट दोनों का नेस्टेड था ये। तो इसमें हुआ क्या, तो जो फर्स्ट सिंटैक्स था नेस्टेड इफ का उसमें एक्सप्रेशन 1 जो है उसको इवेल्युएट किया गया और एक्सप्रेशन रिजल्ट जो है फॉल्स आया, तो कंट्रोल पास हुआ स्टेटमेंट एम के पास, ठीक है। अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 जो है वो इवेल्युएट होगा, एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगा, तो नेस्टेड ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एन ब्लॉक जो है एक्सिक्यूट होगा। अदरवाइज नेस्टेड फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, नेस्टेड फॉल्स ब्लॉक और स्टेटमेंट एन और स्टेटमेंट एम आर एक्सिक्यूटेड। तो जो वर्किंग प्रोसीडियर होगा एवॉब सेड इफ एल्स स्ट्रक्चर का, उसका फ्लो चार्ट इस तरह से आपको दिया गया है। कैसे, तो अगर कंडीशन आपका ट्रू हुआ, ठीक है, तो कंडीशन 2 में जाएगा। कंडीशन ट्रू अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1, और नहीं फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2।
फिर अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 3 आ जाएगा, फिर ये एग्जिट ऑफ द लूप कर जाएगा, फिर स्टेटमेंट एक्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट बाहर कर देगा करना। ठीक है, तो ये था क्या, इफ इनसाइड, इफ नेस्टेड इनसाइड इफ पार्ट, इफ जो है वो नेस्टेड हुआ इफ पार्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इफ नेस्टेड इनसाइड एल्स पार्ट, इफ जो है वो नेस्टेड हुआ एल्स पार्ट के अंदर। तो यहां पे एक कंडीशन लिया, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ये वाला हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन एक और डाल देंगे उसमें। अब कंडीशन जो है वो ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो चूंकि ये स्टेटमेंट 2 हो सकता है। ठीक है, फिर ये एग्जिट ऑफ द लूप कर देगा। तो ये नेस्टेड हो गया इनसाइड एल्स पार्ट, तो एल्स पार्ट के अंदर नेस्टेड इस तरह से हो गया। फिर देखते हैं, बात करते हैं नेस्टेड इनसाइड बोथ इफ पार्ट एंड एल्स पार्ट, मतलब नेस्टेड इनसाइड हुआ दोनों इफ पार्ट के भी और एल्स पार्ट के भी। तो यहां पे हमने एक कंडीशन लिया, इस कंडीशन में अगर ट्रू है तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट। फिर अगर कंडीशन ट्रू ना होके फॉल्स हो गया शुरुआत में ही तो ये कंडीशन, यहाँ दूसरा कंडीशन ले लेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट। तो ये क्या था आपका, नेस्टेड इनसाइड बोथ इफ पार्ट एंड एल्स पार्ट। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखते हैं जो कैलकुलेट करता है कमीशन। कमीशन किसके अकॉर्डिंग, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग, यूजिंग क्या, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहां पे हमने प्रोग्राम स्टार्ट होता है आईओ स्ट्रीम से, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को इंक्लूड करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, नाम की कन्फ्लिक्ट को कम करता है। हर एक प्रोग्राम एक्सिक्यूट होना शुरू होता है इंट मेन से, और हर एक प्रोग्राम का कोड 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इस प्रोग्राम कोड में आपका 2 वेरिएबल हो गया, कमीशन सेल्स इंटीजर टाइप का, और एक वेरिएबल ग्रेड हो गया आपका करेक्टर टाइप का। फिर आपने मैसेज भेज दिया स्क्रीन पे क्या, इंटर सेल्स अमाउंट, और सीन इनपुट के जरिए आपने यहाँ पे सेल्स का अमाउंट इनपुट कर दिया। फिर आपने एक मैसेज भेजा इंटर ग्रेड, ठीक है, और ये सी इन के थ्रू आपने ग्रेड को इंटर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सेल्स ग्रेटर देन 5000 होगा, इफ पार्ट का अगर सेल्स ग्रेटर देन 5000 होगा तो आपका कमीशन इस तरह से लिखा चला आएगा 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या, इफ, ये इफ का कर्ली ब्रेसेस है कि सेल्स इंटू 10%, मतलब 10% मतलब 0.10। फिर आप मैसेज भेज दोगे स्क्रीन पे क्या, कि कमीशन इज इक्वल टू, जो कमीशन कैलकुलेट होके यहाँ निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर वो इफ पार्ट नहीं हुआ तो आप एल्स पार्ट में आओगे, उसका अपना 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर का स्टेटमेंट होगा जिसमें कहेगा कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू 5% का डिस्काउंट। तो वहाँ पे फिर कमीशन लिख सी आउट कर दोगे स्क्रीन पे कमीशन, और वहाँ पे जो कमीशन कैलकुलेट होके आएगा वहाँ ये लिखा चले जाएगा। फिर फाइनली जो है सी आउट जो है बाहर आ जाएगा, फिर वहाँ गुड जॉब लिख के आ जाएगा, और रिटर्न 0 जो है वो मेन के पास फंक्शन वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, दूसरे नंबर के लिए अगर आपको पुट करना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट 6000 पुट किया तो आपको इंटर ग्रेड बोला तो ए आ गया। तो जैसे ग्रेड इंटर किया तो आपका वो कमीशन कैलकुलेट करके 600 कर दिया और गुड जॉब लिखा चला आया। आई बात समझ में। फिर आते हैं, बात करते हैं इफ एल्स इफ लेडर का। तो इफ एल्स इफ लेडर जो होता है वो उसका इस तरह से डायग्राम होता है। आपको एक इफ एक्सप्रेशन होगा और इस इफ एक्सप्रेशन 1 के लिए जो है ये स्टेटमेंट 1 होगा जो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। अगर ये इफ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स एक्सप्रेशन में आ जाएंगे, और एल्स इस एल्स एक्सप्रेशन का अपना एक इफ, इसके अंदर एक टेस्ट कंडीशन होगा इफ एक्सप्रेशन, जो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एक स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर एक और एल्स पे आ जाएंगे उसके ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक और इफ एक्सप्रेशन 3 चेक करेगा, और ये फिर आपका 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट 3 को आउटपुट कराएगा। फिर जो एक और एल्स आ जाएगा जो कि 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट 4 को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इफ एक्सप्रेशन 1 है तो स्टेटमेंट 1, नहीं तो फिर से कंडीशन चेक करें इफ के साथ और स्टेटमेंट 2, नहीं तो फिर से एक बार चेक करें, फिर से इफ लगाएं और फिर स्टेटमेंट 3 आ जाएगा, नहीं तो फिर से एक बार चेक करें और फिर स्टेटमेंट 4 आ जाएगा। तो ये बार बार नहीं तो आता रहेगा। तो रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू तभी होगा जिसमें जब स्टेटमेंट ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड, तब तक ट्रू रहेगा जब एक्सिक्यूटेड होता रहेगा, और रेस्ट लेटर जो वो बाईपास्ड हो जाता रहेगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फाइनल में एल्स स्टेटमेंट जो है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जो इफ एल्स
लेडर होता है फ्लो चार्ट का वो इस तरह से होता है। आपका कंडीशन आपको दिया जाएगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 के पास जाएगा कंट्रोल, फिर ये अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 2 पे आ जाएगा, फिर अगर ये फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट n पे आ जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट n अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट n यहाँ पे प्रिंट होगा, और फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट s यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आउट ऑफ द लूप हो जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया इफ एल्स लेडर का फ्लो चार्ट डायग्राम। अब उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आपको फाइंड करना है, आपको ग्रेड निकालना है, क्या यूज करके, तो इफ एल्स लेडर का यूज करके। तो आपको क्या करना है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, जो कि क्या है इनपुट आउट ऑपरेटर सी इन सी आउट के लिए यूज होता है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है, और हर एक प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, इसलिए इंट में लिखा गया है, और हर एक प्रोग्राम का कोड 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अब इस प्रोग्राम के कोड में आपने क्या किया है, एक मार्क्स वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, फिर आपने स्क्रीन पे मैसेज भेजा सी आउट इंटर द मार्क्स, फिर आपने सी इन के जरिए वहाँ पे मार्क्स को इंटर कर दिया, फिर आपने एक कंडीशन लिया क्या कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो आपने स्क्रीन पर मैसेज भेजा प्रिंट करने के लिए योर ग्रेड इज़ फर्स्ट क्लास और इंडल कर दिया। एल्स इफ़ अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 60 है तो आपका ग्रेड जो है वो सी आउट स्क्रीन पर मैसेज लिख के भेजो योर ग्रेड इज सेकेंड क्लास, इंडल लगा दोगे। एल्स इफ नहीं तो फिर क्या, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और मार्क्स इज लेस देन 50 है तो आपको सी आउट कर स्क्रीन पे लिख देना क्या, योर ग्रेड इज थर्ड क्लास, इंडल लगा देना है। अगर ये कंडीशन सारा कुछ नहीं हुआ फुलफिल तो एल्स पे आ जाएगा, तो ये तीनों कंडीशन नहीं है तो फिर यू आर फेल, इंडल लग के रिटर्न 0, और ये कंडीशन रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन के पास, इंट मेन के पास, और ये आपका हो जाएगा लूप के बाहर काम। आपने फिर आपका आउटपुट आपका ये करने के लिए क्या, इंटर मार्क्स, तो मार्क्स इंटर करोगे आप तो आपका मार्क्स जो है वो 60 है, इंटर किया तो आपका ग्रेड जो है वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कि जब आपका मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो जाएगा तो आप फर्स्ट क्लास का प्रिंट आ जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और रेस्ट जो है वो बाईपास्ड हो जाएगा, रेस्ट स्टेटमेंट बाईपास हो जाएगा। जब मार्क्स आपका 50 से 59 के बीच आ जाएगा तो आपका मैसेज आ जाएगा योर ग्रेड इज सेकेंड क्लास, और रेस्ट जो है वो बाईपास्ड हो जाएगा। अगर आपका ग्रेड थर्ड क्लास में है तो आपका मैसेज लिखा आ जाएगा क्या, यू आर फेल, और आपका मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि अल्टरनेटिव, इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है ये सिंबल क्वेश्चन मार्क के साथ कॉलन। ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो कि एक टर्नरी ऑपरेटर जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। ये अल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए, और जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसमें 2 सिंबल होता है, एक तो क्वेश्चन मार्क एक कॉलन। ठीक है, और इसमें 3 आर्गुमेंट लिया जाता है इसलिए इसको ठीक है। और जो कंट्रोल फ्लो होता है कंडीशनल ऑपरेटर का उसको इस तरह से दिखाया गया आपको कि जो सिंटैक्स होता है उसमें एक्सप्रेशन 1 फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2 फिर कोलोन, फिर एक्सप्रेशन 3। तो एक बार क्वेश्चन मार्क एक बार कोलोन यूज करना है, और एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3, 3 एक्सप्रेशन ले लिया। अब एक्सप्रेशन 1 जो है अगर ट्रू होगा तो ये एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा तो ये एक्सप्रेशन 3 प्रिंट कर देगा। तो ये इफ एल्स का ये क्या था, शॉर्ट फॉर्म था। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है प्रोग्राम लिखते हैं क्या, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या यूज करके, तो कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके, जिसमें आपको पहला स्टेटमेंट क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये आपका इंक्लूड करता है इनपुट आउटपुट फंक्शन सी इन सी आउट, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आपके नाम का कन्फ्लिक्ट दूर करता है प्रोग्राम में, फिर इंट हर एक प्रोग्राम एक्सिक्यूट शुरू होता है मेन फंक्शन से, फिर आपका हर एक प्रोग्राम 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, और आपका जो ये प्रोग्राम कोड है इस प्रोग्राम कोड में आपने क्या किया है, लार्जेस्ट ए और बी नाम 3 इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे सी आउट लिख के क्या, इंटर एनी 2 नंबर्स, फिर आपने सी इन इनपुट के जरिए यहाँ पे ए और बी नंबर इनपुट कर दिया, फिर यहाँ पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर यूजिंग क्या, ये क्वेश्चन मार्क और कोलोन का, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट ए को प्रिंट करो, नहीं तो ये बी प्रिंट करो। ठीक है, तो फिर सी आउट मैसेज लिखोगे लार्जेस्ट नंबर इज, और ये लार्जेस्ट जो कैलकुलेट करके बताएगा वो कैलकुलेट करके फिर रिटर्न 0 हो जाएगा, ये वापस मेन फंक्शन के पास आ जाएगा आपका कंट्रोल फ्लो।
तो आपका वहाँ पे जैसे रन करोगे तो प्रोग्राम में वहाँ लिखा आएगा मैसेज इंटर एनी टू नंबर्स, और वहाँ पे आप पुट करोगे 12 और 98, तो लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो आपका 98 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके आपने उसको लिखा। फिर आते हैं, बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है, और ये बहुत ईजी तरीका है, ठीक है, किसी एक्सिक्यूशन को डिस्पैच करने का। किधर? तो डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड में, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, रिप्लेस करता है मल्टीपल इफ एल्स सीक्वेंस को। तो जो सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का वो क्या होता है, तो इस तरह से आप स्विच लिखोगे, उसके बाद एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को फिर केस वाइज चेक करोगे, और ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। केस 1 में चेक करोगे कांस्टेंट 1, केस 1 चेक करोगे, उसमें स्टेटमेंट एस लिखोगे, फिर उसको ब्रेक कर दोगे। तो ब्रेक क्या करता है, अगर ये स्टेटमेंट एस 1 आया, ये ब्रेक करके आउट हो जाएगा। फिर नहीं, ये फिर स्टेटमेंट 2 केस 2 देखेगा, स्टेटमेंट एक्स को एक्सिक्यूट करेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। फिर केस कांस्टेंट 3 देखेगा, स्टेटमेंट देखेगा, ब्रेक करके आउट हो जाएगा। फिर जब करते करते ये क्या करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट देखेगा, उसका स्टेटमेंट चेक करेगा, और फिर ये आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। तो ऊपर के सिंटैक्स में आपको क्या हुआ, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया गया, क्या इफ इट्स वैल्यूज, अगर इसका वैल्यू मैच करता है कांस्टेंट वैल्यू से, तो स्पेसिफाइड जो होता है एक केस स्टेटमेंट दैट रिस्पेक्टिव सेट ऑफ स्टेटमेंट शेयर एक्सिक्यूटेड हो जाता है, अदरवाइज स्टेटमेंट अंडर डिफॉल्ट ऑप्शन आर एक्सिक्यूटेड। तो वर्क फ्लो जो होता है स्विच स्टेटमेंट का, वो फ्लो चार्ट इस तरह से दिखाया गया है, जैसे कि ये स्विच स्टेटमेंट का आपका फ्लो चार्ट है, जिसमें एक एक्सप्रेशन लिया गया है, ठीक है। इसमें केस 1 का दिया गया, केस 1 कोड जो है, इसके अंदर जो है ब्लॉक, केस 1 के अंदर जो कोड ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट होगा, फिर केस 2 के अंदर जो कोड ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट होगा, फिर केस 3 के अंदर जो कोड ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट होगा। फिर अगर ये सब होने के बाद कोड जो है डिफॉल्ट ब्लॉक का एक्सिक्यूट होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स याद रखना आपको स्विच एक्सप्रेशन के लिए, क्या कि जो एक्सप्रेशन प्रोवाइड होता है स्विच के साथ, उसका जो है, उसका रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है कि जो डुप्लीकेट केस है वो डुप्लीकेट केस वैल्यू अलाउड नहीं होता, मतलब 1 1 2 बार नहीं होगा। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा ऑप्शनल होता है, ये जरूरत नहीं होता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो यूज़ होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है स्टेटमेंट के सीक्वेंस को। जब ब्रेक स्टेटमेंट रीच हो जाता है तो जो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट करता है, और जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो जंप कर देता है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। फिर 5वां स्टेटमेंट रूल्स क्या कहता है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल होता है, अगर ऑमिट कर जाता है, अगर एक्सक्यूशन ऑमिटेड हो जाता है तो ये कंटिन्यू करेगा कितना, नेक्स्ट केस में, और जो फ्लो होगा कंट्रोल का वो हो जाएगा सब्सिक्वेंट केसेस में अंटिल जब ब्रेक इज रेज्ड। फिर नेस्टिंग जो होता है स्विच का, वो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट इज ऑल्सो अलाउड, तो नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज ऑल्सो अलाउड। तो स्विच के नेस्टिंग में स्टेटमेंट को अलाउ किया जाता है। तो नेक्स्ट आपका प्रोग्राम क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको स्विच स्टेटमेंट का। तो आप प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे, हर एक प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, तो प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, और इसका काम होता है सी इन सी आउटपुट ऑपरेटर को यूज़ करना, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। और हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम का कोड 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इस कर्ली ब्रेसेस का एंड वाला ये ब्रेसेस है, और इस कर्ली ब्रेसेस का एंड ये वाला ब्रेसेस है। तो इसलिए जो प्रोग्राम कोड पहले इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये लिखा गया है, इसमें आपने नंबर नम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, फिर आपने स्क्रीन पर सी आउट करके मैसेज भेजा है इंटर वीक डेज नंबर, फिर आपने सी इन के जरिए यहाँ पे नंबर पुट किया है, फिर आपने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है उस नंबर का। उसमें आप 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर ढेर सारा केस लोगे। केस 1 में आपका क्या लोगे, प्रिंट कराओगे सी आउट, अगर 1 लिखा आएगा तो संडे है, ब्रेक करो, बाहर निकलो। फिर केस 2 में अगर 2 लिखोगे तो सी आउट, स्क्रीन पे मैसेज आएगा मंडे, ब्रेक करो, आउट बाहर निकलो। फिर केस 3 में आपका वहाँ 3 लिखोगे तो सी आउट में आएगा ट्यूसडे, ब्रेक करो, बाहर निकलो। फिर केस 4 में वहाँ 4 लिखोगे, सी आउट, वेडनेसडे लिखाएगा, ब्रेक करो, बाहर निकलो। फिर सी आउट आपका 4 लिखोगे तो थर्सडे, ब्रेक करो, बाहर निकलो। केस 6 आपका फ्राइडे आएगा, ब्रेक करो, बाहर निकलो। केस 7 आपका सैटरडे, ब्रेक करो, बाहर निकलो। और जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वो क्या, रॉन्ग इनपुट अगर डालोगे तो वो रॉन्ग इनपुट लिखा चला आएगा, और इस तरह से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप आउटपुट करते हो क्या इंटर वीकडे नंबर, तो वहाँ पे अगर आपको 6 लिखोगे तो वहाँ पे आपको फ्राइडे लिखा चला आ जाएगा। अगर 10 दोगे तो इनवैलिड इनपुट लिखा आएगा। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखते क्या है, तो यहाँ डिमोन्स्ट्रेट करना आपको स्विच स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या है कि हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से। ये सी इन सी आउट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए होता है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है नाम की कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। हर एक फंक्शन का एक्सक्यूशन इंट मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और हर एक प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इस कर्ली ब्रेसेस का एक बाद में एक एंडिंग कर्ली ब्रेसेस होगा। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने ग्रेड वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का, फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन सी आउट के जरिए इंटर ग्रेड, फिर सी इन के जरिए आपने ग्रेड को इंटर कर दिया। फिर आपने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया, इसमें ग्रेड डाला, फिर ग्रेड के अंदर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अगर केस ए में सी आउट जो है आपने मैसेज भेजा एक्सेलेंट केस ए के लिए, मतलब अगर ग्रेड ए है, फिर ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट। फिर ग्रेड बी के लिए भेजोगे स्विच ग्रेड, फिर ग्रेड केस बी के लिए आप भेजोगे क्या कि वेल डन, ठीक है। फिर केस सी के लिए वेल डन, फिर ब्रेक करके बाहर निकलोगे। फिर केस डी के लिए यू आर पास्ड, फिर ब्रेक करके बाहर निकलोगे। फिर केस ई के लिए आप बेटर ट्राई अगेन, ब्रेक करोगे बाहर निकलोगे। फिर डिफ़ॉल्ट में वो क्या आ जाएगा, इनवैलिड ग्रेड आ जाएगा और फाइनली आपका लूप जो है वो बाहर हो जाएगा। और सी आउट लिखा योर ग्रेड इज़, आपका ग्रेड वहाँ लिखा चले आएगा और रिटर्न 0 वापस मेन फंक्शन में के पास लौटा देगा। फिर क्या है कि इंटर ग्रेड आपने सीव किया तो आपका मैसेज लिखा आएगा योर वेल डन, और ये वाला मैसेज यहाँ पे आ जाएगा योर ग्रेड इज सी। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका स्विच वर्सेस इफ एल्स। तो इफ एल्स और स्विच जो है दोनों क्या है, दोनों आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर करता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम को क्या पार्टिकुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट में, और ये बेस्ड होता है क्या कि कंडीशन पे। तो कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसी के बेसिस पे ये क्या करेगा अपने कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, ठीक है, उसके ऑपरेशंस में, ठीक है। और ये आपको इस तरह से दिखाया गया है कि क्या डिफरेंस है। तो जो की डिफरेंस है आपको स्विच में और इफ एल्स में वो क्या है कि जो एक्सप्रेशन होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर वो डिसाइड करता है कि वेदर टू एक्सिक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ और अंडर एल्स ब्लॉक। मतलब ये डिसाइड करता है कि क्या कंडीशन को इफ ब्लॉक के अंदर एक्सिक्यूट किया जाएगा या फिर एल्स ब्लॉक के अंदर एक्सिक्यूट किया जाएगा। ऑन अदर हैंड जो आपका स्विच एक्सप्रेशन होता है, स्विच के अंदर का एक्सप्रेशन, स्विच स्टेटमेंट के अंदर का एक्सप्रेशन होता है, उसको वो डिसाइड करता है कि किस केस को एक्सिक्यूट करना है। तो यहाँ पे इफ एल्स जो है कुछ पार्ट को एक्सिक्यूट करना है, इसमें किस केस को एक्सिक्यूट करना है। फिर इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करता है मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस के लिए, और दूसरे हाथ में क्या ऑन अदर हैंड स्विच स्टेटमेंट जो है वो सिंगल एक्सप्रेशन यूज़ करता है मल्टीपल चॉइस के लिए। फिर क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो चेक करता है इक्वलिटी एज वेल एज लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो चेक करता है इक्वालिटी, ठीक है, चेक फॉर इक्वलिटी एज वेल एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड स्विच चेक्स ओनली फॉर इक्वालिटी। तो इफ एल्स जो है इक्वालिटी भी चेक करता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी चेक करता है, और लेकिन जो स्विच है वो सिर्फ इक्वालिटी ही चेक करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो इफ स्टेटमेंट है वो इवेल्युएट करता है इंटीजर को, कैरेक्टर को, पॉइंटर को, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप को और बूलियन टाइप को। वहीं दूसरी ओर जो है स्विच स्टेटमेंट वो इवेल्युएट करता है सिर्फ कैरेक्टर को या फिर इंटीजर टाइप डाटा टाइप को। तो ये आपका की डिफरेंस था इफ एल्स के बीच। अब आपका नेक्स्ट क्या है, तो सीक्वेंस जो होता है इफ ब्लॉक का वो एक्सिक्यूट करता है, ठीक है, इधर स्टेटमेंट अंडर इफ ब्लॉक, और स्टेटमेंट जो एल्स ब्लॉक का है वो एक्सिक्यूट करता है। जो वहीं स्विच जो है स्टेटमेंट डिसाइड करता है कि किस केस को एक्सिक्यूट करना चाहिए। अगर वो अप्लाई, फिर क्या करता है, इफ डू नॉट अप्लाई अ ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस, तो वो क्या करता है फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाता है हर एक केस के अंदर, और ये एक्सिक्यूट होता है टिल द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है कि इफ एक्सप्रेशन जो होता है इफ टर्न आउट के अंदर अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट जो एल्स ब्लॉक के अंदर होता है वो एक्सिक्यूट होता है। तो इफ एक्सप्रेशन, लेकिन जो इफ एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर जो होता है वो टर्न आउट टू बी फॉल्स, देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो होता है, तो उसमें एल्स, इसमें डिफॉल्ट। फिर है कि ये डिफिकल्ट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट को एडिट करना, क्योंकि ये टीडीएस था ट्रेस करने के कहाँ करेक्शन करना है।
लेकिन वहीं जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, ईजी होता है उसमें एडिट करना और ट्रेस करना। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इन कंपेरिजन टू द स्विच स्टेटमेंट। आई बात समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्विच के बारे में याद रखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो तभी वर्क करेगा जब क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन होगा। ठीक है, कंपैरिजन, क्वालिटी का कंपैरिजन होगा। कभी भी, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि कोई भी दो केस लेबल्स जो है, ठीक है, जिसमें कि सेम स्विच जो है उसका आइडेंटिकल वैल्यूज होगा, ठीक है, वो दो केस नहीं हो सकता है। तो इसलिए नो टू केस लेबल्स इन द सेम स्विच कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज, कोई भी दो केस का आइडेंटिकल वैल्यूज नहीं हो सकता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो यूज होता है स्विच स्टेटमेंट में, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है उसके इक्विवेलेंट आस्की कोड्स में। फिर फोर्थ में कहा कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, इफ से कब, तो सिचुएशन जो सपोर्ट करता है नेचर ऑफ द स्विच ऑपरेशन। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर नेस्टेड स्विच देखते हैं। तो जो स्विच पार्ट होता है स्टेटमेंट का, उसके अंदर जब एक और स्विच होता है उसको नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। तो इनर स्विच जो होता है और आउटर स्विच जो होता है वो मे और मे नॉट बी द सेम नहीं हो सकता। तो सिंटैक्स जो होता है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का वो इस तरह से होता है। स्विच के अंदर आपका एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपका जो स्विच के अंदर जो ये कर्ली ब्रेसेस है, दो ब्रेसेस के अंदर होता है, जिसमें केस 1 जो है वो ये होता है। ठीक है, केस 1, केस कांस्टेंट 1, जिसमें स्टेटमेंट एस होता है, ये ब्रेक कर जाता है। फिर स्विच होता है, स्विच एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर में फिर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये यूज होता है। फिर हिसाब से केस 1 स्टेटमेंट और ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट और ब्रेक, फिर केस एंड स्टेटमेंट एंड ब्रेक, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड एस। तो देखिए यहाँ पे स्विच के अंदर जब स्विच यूज करते हैं इसी को कहते हैं नेस्टेड स्विच। आई बात समझ में। फिर इस तरह से केस कांस्टेंट 2 लेंगे, फिर उसके अंदर क्या है केस कांस्टेंट 2, फिर ब्रेक्स, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये स्विच के अंदर स्विच को नेस्टेड स्विच कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आपको चेक करना है कि जीरो और नॉन जीरो किस है नंबर की नहीं, और ऑड और इवन है कि नहीं, नेस्टेड स्विच लगा के। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है आईओ स्ट्रीम से, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शन सी इन सी आउटपुट के यूज के लिए होता है। फिर यूजिंग नेम स्टैंडर्ड, नेम स्पेस स्टैंडर्ड, नाम की कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। हर एक फंक्शन स्टार्ट होता है एक्सिक्यूट होना मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। और इस ब्लॉक ऑफ कोड में आपने एक वेरिएबल ए लिया है, उसका वैल्यू 8 असाइन किया है, और ये इंटीजर टाइप का है। फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पर सी आउट के जरिए, द नंबर इज, जो ये 8 है वो लिखा चला आएगा यहाँ पे। फिर आपने स्विच लिखा और एक मतलब ए का वैल्यू लिखा 8। फिर केस 0 लिया, अगर नंबर 0 है तो इंडेल ब्रेक डिफॉल्ट। ठीक है, अगर 0 पुट किया तो नंबर 0 है। फिर इस तरह से नंबर, फिर इसी तरह से क्या है, केस 0 तो नंबर इज 0 इंडेल ब्रेक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अपन कर दोगे क्या, द नंबर इज नॉन जीरो इंटीजर। अगर 0 नहीं है तो नंबर क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। अब दूसरा इंटीजर ले लिया आपने b इक्वल टू ए मॉडलस b, फिर ले लिया स्विच b। तो अगर 0 आएगा तो केस 0 में लिखोगे क्या, क्योंकि मॉडलस निकाल रहे हैं तो मॉडलस अगर 0 आ गया तभी ये इवन होगा, तो इसलिए सी आउट आप मैसेज लिखाओगे द नंबर इज इवन। ठीक है, ब्रेक, फिर केस 1 लोगे क्या, द नंबर इज ऑड, एंडल ब्रेक। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले कंडीशन में चेक किया कि 0 और नॉन जीरो है, फिर दूसरा स्विच लेके आपने चेक किया क्या, कंडीशन डाल के कि ये इवन है या फिर ऑड है। आई बात समझ में। तो ये नेस्टेड स्विच का था। फिर तो आपने क्या किया, आउटपुट में लिखा द नंबर इज, आपने नंबर डाला क्या, तो नंबर डाला आपने 8। अब क्या है, नंबर यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो इसलिए वहाँ पे आपको इवन, और 8 एक इवन नंबर है तो वहाँ पे इवन लिखा चला आएगा। फिर आता है इटरेशन स्टेटमेंट्स। तो इटरेशन स्टेटमेंट जो होता है ये एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है, और ये सीक्वेंस होता है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए, जो रिपीटेडली एक्सिक्यूट होता है अंटिल एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो जो ये स्टेटमेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो, स्टेटमेंट का कंट्रोल फ्लो। और ये यूज़ होता है कोड के लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए, और प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए, और कम मेमोरी स्पेस लेने के लिए। तो C++ जो है वो सपोर्ट करता है 3 टाइप का इटरेशन स्टेटमेंट,
जिसमें आपका पहला आता है फॉर स्टेटमेंट, दूसरा आता है वाइल स्टेटमेंट, तीसरा आता है डू वाइल स्टेटमेंट। तो ऑल लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो रिपीट होता करता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एज लॉन्ग एज, जब तक कंडीशन जो है वो रिमेन्स ट्रू होता है। जो स्पेसिफाइड कंडीशन जो होता है उसको कहते हैं लूप कंट्रोल। और जो तीनों लूप स्टेटमेंट होता है उसमें अगर अ ट्रू कंडीशन इज एनी नॉन जीरो वैल्यू, और जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है आपका फॉल्स कंडीशन। आई बात समझ में? तो जो पार्ट होता है लूप का, हर एक लूप में क्या होता है, 4 एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट होता है पहला आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, दूसरा होता है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन, तीसरा होता है अपडेट एक्सप्रेशन, और चौथा होता है आपका बॉडी ऑफ द लूप। तो इसलिए आपका ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लूप हो गया, जिसमें पहला प्रोसेस में आता है आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। जो कंट्रोल वेरिएबल एस है उसको आपको इनिशियलाइज करना होगा कब, तो कंट्रोल लूप के अंदर कंट्रोल लूप में एंटर करने के लिए। तो इनिशियलाइजेशन जो होता है कंट्रोल वेरिएबल का, इसके अंदर क्या इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो होता है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के अंदर वो काम करता है। और जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है वो एक्सिक्यूट तभी होता है जब लूप का बिगनिंग होता है। फिर नेक्स्ट आता है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कंडीशन होता है जिसका वैल्यू डिसाइड करता है कि लूप जो है बॉडी एक्सिक्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर कंडीशन इवेल्युएट करता है ट्रू तो बॉडी जो होता है लूप का एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एंट्री कंट्रोल लूप जो है वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन का इवेल्युएट होगा बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप, वेयर एज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, तो टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्युएट होगा कब, तो लूप को एग्जिट करने से पहले। फिर आता है अपडेट एक्सप्रेशन। ये यूज होता है वैल्यू को चेंज करने के लिए, किसका, लूप वेरिएबल का। तो स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है एंड में, और जो लूप होता है बॉडी के बाद वो लूप एक्सिक्यूटेड होता है। फिर नेक्स्ट आता है क्या, बॉडी ऑफ द लूप। तो स्टेटमेंट और जो सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म्स अ बॉडी ऑफ द लूप, जो एक्सिक्यूट होता है रिपीटिवली। तो एंट्री जो कंट्रोल होता है लूप का, फर्स्ट क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉन जीरो, अगर वो नॉन जीरो होता है तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एक्सिक्यूटेड होता है, अदरवाइज लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर एग्जिट कंट्रोल लूप, एक एग्जिट कंट्रोल लूप में जो बॉडी होता है लूप का वो पहले एग्जीक्यूट होता है और फिर जाके टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्युएट होता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है तो लूप जो है रिपीट होता है, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आता है आपका फॉर लूप। तो लूप जो है, फॉर लूप जो वो इजीएस्ट लूपिंग स्टेटमेंट होता है जो अलाउ करता है कोड को रिपीटेडली एक्सिक्यूट करने के लिए। इसमें आपको 3 डिफरेंट स्टेटमेंट कंटेन होता है। पहला आपका इनिशियलाइजेशन हो जाता है, दूसरा आपका कंडीशन हो जाता है, तीसरा आपका टेस्ट एक्सप्रेशन हो जाता है, और फिर नेक्स्ट आपका अपडेट एक्सप्रेशन हो जाता है जो कि सेपरेट होता है सेमी कॉलन से। तो फॉर लूप इस तरह से वो इजीएस्ट लूपिंग स्टेटमेंट होता है। और जो जनरल सिंटैक्स होता है फॉर लूप का वो इस तरह से होता है, फोर आप लगा दोगे और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। इसमें सबसे पहला आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर सेमी कॉलन दोगे एक, फिर उसके अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर सेमी कॉलन दोगे एक, और फिर अपडेट एक्सप्रेशन हो जाएगा जो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ से आप 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर में स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, फिर बाहर में स्टेटमेंट एक्स ये एक्सिक्यूट होगा। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है वो यूज होता है क्या है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जिसको एक्सिक्यूट करना है, और ये एक ही बार होता है, ठीक है। फिर कंट्रोल पास कर जाता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन के पास, और आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन के इवेल्युएट होने के बाद अगर रिजल्ट फॉल्स है तो जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाता है स्टेटमेंट एक्स के पास, और अगर रिजल्ट ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एक्सिक्यूट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ, कंट्रोल ट्रांसफर फिर जो है वो अपडेट एक्सप्रेशन के पास चला जाता है, और आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ अपडेट एक्सप्रेशन पार्ट जो कंट्रोल होता है ट्रांसफर का वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन के पार्ट चला जाता है। और नेक्स्ट स्टेप 3 में जो है 3 to 5 जो वो रिपीट होता रहता है। तो वर्क फ्लो जो होता है लूप और जो फ्लो चार्ट होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है आपको, जिसमें क्या है स्टेटमेंट को इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है। फिर टेस्ट एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एक्सिक्यूट होगा, फिर अपडेट स्टेटमेंट करेगा, फिर वापस ये लूप चलता रहेगा इस तरह से
कब तक? तो जब तक स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए। एक बार फॉल्स हुआ स्टेटमेंट तो वो एग्जिट हो जाएगा लूप से और फिर दूसरा स्टेटमेंट एक्स एक्सिक्यूट करना शुरू हो जाएगा। तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं फॉर लूप पे, जिसमें आपको डिस्प्ले करना है नंबर 0 से 9 तक। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर सी इन सी आउटपुट के लिए। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ होता है नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग इसके लिए, नेमिंग कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। फिर हर एक प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से और प्रोग्राम जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपने आई एक इंटीजर लिया है, इंटीजर टाइप का। फिर आपने एक फॉर लूप लिया है जिसमें आई एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया 0। फिर यहाँ पे एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिया है आई लेस देन 0। फिर उस टेस्ट एक्सप्रेशन को आपने अपडेट किया है आई प्लस प्लस, और हर एक बीच देखिए सेमीकोलन है। फिर आपने क्या किया, स्क्रीन पर मैसेज भेजा इस एक्सप्रेशन को चेक करके, क्या वैल्यू ऑफ आई जो भी आएगा वहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, इंडेल हो जाएगा और रिटर्न 0 वापस मेन के पास वो कंट्रोल दे आएगा और आपका वो स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वो लिखा चलाया जाएगा, वैल्यू ऑफ आई इज 0, वैल्यू ऑफ आई 1, वैल्यू ऑफ आई इज 2, वैल्यू ऑफ आई 3, वैल्यू ऑफ आई 4, वैल्यू ऑफ आई 5, वैल्यू ऑफ आई 6, वैल्यू ऑफ आई 7, वैल्यू ऑफ आई 8, वैल्यू ऑफ आई 9। तो 0 से लेके 9 तक आपका इस तरह से वैल्यू लिखा चलाएगा। तो जो फॉलोइंग लाइन है ये क्या डिस्क्राइब करता है कि फॉर लूप का वर्किंग। तो पहले आपने फॉर इस्तेमाल किया और इस फॉर लूप का जो पहला पार्ट आई इक्वल टू 0 किया, ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन था। फिर जो दूसरा यूज़ किया सेमीकोलन के साथ वो था टेस्ट एक्सप्रेशन, और तीसरा जो आई प्लस प्लस यूज़ किया ये अपडेट एक्सप्रेशन था। और जो ये सी आउट वैल्यू ऑफ आई किया, ये आपने स्क्रीन पे मैसेज भेजा और यहाँ पे ये बॉडी ऑफ द लूप था। और ये इंडेल जो है, यहाँ बॉडी लूप जो है सिंगल स्टेटमेंट करता है, इसलिए यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करोगे। आई बात समझ में? तो जो ऊपर वाला प्रोग्राम था इसमें क्या है, पहले वेरिएबल आई को इनिशियलाइज किया गया, फिर उसको कंपेयर किया गया है 10 के साथ, फिर आई को लेस देन 10 किया गया है, फिर वो इंक्रीमेंट होता चला गया है। तो इस तरह से 0 to 9 वो लिखा चला आएगा। फिर आई जो है वो नो लॉन्गर लेस देन 10, तो इसलिए कंट्रोल कम्स जो है आउट ऑफ द फॉर लूप हो जाएगा। अब एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि सम करेगा नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक, यूजिंग क्या, तो फॉर लूप। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से। तो आपका प्रोग्राम जो है ये इनपुट आउटपुट ऑपरेटर के लिए होता है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है वो नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। हर एक प्रोग्राम एक्सिक्यूट होना शुरू होता है मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये इस कर्ली ब्रेसेस के लिए ये है एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के लिए ये कर्ली ब्रेसेस है। तो जो पहला कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया, जिसमें आपने एक वेरिएबल लिया सम, जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया है 0, और दूसरा वेरिएबल आई लिया है, दोनों इंटीजर टाइप का है। फिर आपने फॉर लूप इस्तेमाल किया जिसमें आपने पहला लिया क्या, इनिशियलाइजेशन किया आई इक्वल टू 1, फिर आपने क्या किया, टेस्ट किया एक्सप्रेशन को आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर आपने अपडेट किया आई प्लस प्लस करके, फिर आप क्या किया, लूप के अंदर आ गए, सम इक्वल टू सम प्लस आई होता चला गया। फिर आपने क्या किया, सी आउट से स्क्रीन पे मैसेज भेजा, क्या द सम ऑफ 1 to 10 इज, फिर जो सम यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर ये रिटर्न 0 आएगा, ये वापस कंट्रोल मेन फंक्शन के पास लेके चला जाएगा। तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा वो आएगा क्या, द सम ऑफ 1 to 10, वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 55। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आपका क्या है, वेरिएशन ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप का वेरिएशन, तो जो फॉर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूपिंग स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये अलाउ करता है सेवरल वेरिएशंस, और जो ये वेरिएशंस होता है वो इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी किसका, तो फॉर लूप का। ये वेरिएशन जो है वो डिस्कस हुआ है नीचे, तो किस तरह से डिस्कस हुआ उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये पहला कोड है जो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नाम की कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। फिर हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, हर एक प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। आपने दो वेरिएबल आई जे ले लिया इंटीजर टाइप का, फिर आपने फॉर स्टेटमेंट लिया, पहला आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन था इक्वल टू 0, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन था जे इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दोनों इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, फिर आपका ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट है, फिर यहाँ मल्टीपल अपडेट एक्सप्रेशन तरह से सेपरेट होता है कॉमा से। फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे क्या, द वैल्यू ऑफ आई इज़ आई, द वैल्यू ऑफ जे इज़ जे। फिर आपका क्या है, वो रिटर्न 0 किया तो मेन फंक्शन के पास कंट्रोल चला गया। फिर आउटपुट आपका इस तरह से लिखा चला आता गया कि वैल्यू ऑफ आई इज़ 0, वैल्यू ऑफ जे इज़ 10, वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, द वैल्यू ऑफ जे इज़ 9, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 2, वैल्यू ऑफ जे इज़ 8, वैल्यू ऑफ आई इज़ 3, वैल्यू ऑफ जे इज़ 7।
तो एक इधर से बढ़ा, एक उधर से घटता गया, तो आई का वैल्यू बढ़ता गया, जे का वैल्यू घटता गया। तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, इसमें क्या इनिशियलाइजेशन पार्ट में होता क्या है, दो वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल आई है आपका, दूसरा वेरिएबल जे है आपका, ठीक है। और अपडेट एक्सप्रेशन जो है उसमें आई प्लस प्लस है और जे प्लस प्लस है। तो जो दो वेरिएबल होता है ये सेपरेट होता है कॉमा से, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में। कब? तो ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन पहले आई इक्वल टू 0 होता है, जो फॉलो होता है जे इक्वल टू 10 से। सिमिलरली जो अपडेट एक्सप्रेशन है पहले आई प्लस प्लस हो जाता है, फिर वो जे प्लस प्लस इवेल्यूएट होता है, फिर आता है आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर ओवर पोस्ट फिक्स। हमेशा आपको प्रीफिक्स यूज करना चाहिए पोस्ट फिक्स के बदले। तो जनरली जो अपडेट एक्सप्रेशन होता है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो जो इस पार्ट में क्या होता है, हमेशा आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए किसके कंपेरिजन में, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि व्हेन टू बी यूज्ड अलोन, अगर अकेला यूज करना तो इसके पीछे कारण क्या है कि जब आप उसको अलोन रहता है तो प्रीफिक्स ऑपरेटर जो है वो एक्सिक्यूटेड फास्टर होता है पोस्ट फिक्स से। आई बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में यहाँ पे क्या आपका कि आपने क्या किया, तो यहाँ पे इंटीजर 3 n एक वेरिएबल लिया, फिर एक वेरिएबल सम लिया जो इसको 0 इनिशियलाइज किया, और इंट आई एक वेरिएबल, तीनों इंटीजर टाइप का था। फिर मैसेज भेजा स्क्रीन पे, इंटर द वैल्यू n, फिर सीन के जरिए यहाँ पे n का वैल्यू इंटर कर दिया, फिर आपने i इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। फिर आपने फोर लूप लगाया, ठीक है, फोर लूप लगा के ये कंडीशन दिया क्या कि i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन है और अपडेट एक्सप्रेशन है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया स्टेटमेंट सम प्लस इक्वल टू आई आ गया। इस तरह से आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट होना शुरू हो गया। फिर सी आउट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा आएगा द सम ऑफ 1 to n इज, और जो सम आएगा वो लिखा आएगा, फिर रिटर्न 0 आएगा। फिर कंट्रोल आपका वापस मेन फंक्शन के पास चला जाएगा, जो इंटर करोगे वैल्यू का n का वो 5 होगा, और जो सम हो जाएगा 1 से 5 का वो 15 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जो वेरिएबल आई है वो डिक्लेयर किया गया और सम को इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल आई जो है वो असाइन हो जाएगा 0, ठीक है। कब? तो लूप को बिफोर द फोर लूप, बट स्टिल द सेमी कॉलन नेसेसरी है बिफोर टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फोर लूप में अगर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन एब्सेंट है तो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन और कंडीशनल पार्ट के पास। इस चीज़ को आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आपका क्या है, आपको सम निकालना है 1 से 10 के बीच। तो ये सम क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो 1 से 10 के बीच अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या करोगे, 3 वेरिएबल लोगे, आई सम को इनिशियलाइज करोगे सम इक्वल टू 0, और एक वेरिएबल लोगे n, तीनों लोगे क्या इंटीजर टाइप का। फिर मैसेज भेजोगे स्क्रीन पर क्या, इंटर द वैल्यू n, फिर सीन के जरिए यहाँ n का वैल्यू इंटर करोगे, फिर i इक्वल टू 1 करोगे, फिर यहाँ पे फोर लूप लगाओगे। इस फोर लूप ने आपको क्या करना है, i लेस देन इक्वल टू 10 जो है इसको टेस्ट करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है, सम प्लस इक्वल टू i करना है, और ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है, फिर प्लस प्लस i कर देना है। फिर ये दोनों लूप के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, द सम ऑफ 1 to n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जो भी सम आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होके निकल जाएगा। तो जो आउटपुट होता है इंटर द वैल्यू ऑफ n, तो आपने 5 इंटर किया तो सम 1 to 5 कितना हो गया, 15 हो गया। आई बात समझ में? तो ऊपर वाला जो कोड हुआ उसमें अपडेट एक्सप्रेशन जो है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सेमी कॉलन वो नेसेसरी नहीं है अपडेट एक्सप्रेशन के पहले। तो यहाँ पे सिंपल ये इस तरह से हुआ, जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है और जो अपडेट एक्सप्रेशन है वो स्किप कर दिया गया है। तो जो एबव कोड है वो नाइदर एक इनिशियलाइजेशन और एक अपडेट एक्सप्रेशन डन होता है फॉर लूप के लिए। तो इफ बोथ और एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन आर एब्सेंट, अगर एब्सेंट होता है तो कंट्रोल का ट्रांसफर कंडीशनल पार्ट में हो जाता है। फिर केस 3 में देखते हैं क्या लेते हैं कि एक इन्फिनाइट लूप लेते हैं, ठीक है, वो फॉर्म होता है टेस्ट एक्सप्रेशन से, ठीक है। इन्फिनाइट लूप फॉर्म होता है अगर टेस्ट एक्सप्रेशन एब्सेंट होगा फॉर लूप का। तो टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे स्किप कर गया है तो अकाउंट में, तो स्टेटमेंट जो है कंटिन्यूली रनिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, i 0 से स्टार्ट होगा और ये i प्लस प्लस करते करते ये टेस्ट एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसलिए जो फॉलोइंग लूप है वो एक इन्फिनाइट लूप फॉर्म कर देगा। इस तरह से अगर सिर्फ सेमी कॉलन दे दोगे, वेलकम लिख दोगे सी आउट स्क्रीन पे, तो स्टेटमेंट कंटिन्यू रनिंग और ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्या है आपका एम्प्टी लूप क्या होता है, तो जो एम्प्टी लूप होता है उसका मतलब होता है लूप जिसके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, इसी को एम्प्टी लूप कहते हैं। तो फॉलोइंग फॉर लूप जो होता है वो एम्प्टी लूप होता है। इसमें फॉर एक आपका स्टेटमेंट है जिसमें i+0 आई को इनिशियलाइज किया गया है, फिर टेस्ट किया गया है, फिर अपडेट किया गया है, और ये सेमी कॉलन है। तो बॉडी जो होता है लूप का वो कंटेन्स नल स्टेटमेंट, इसमें नल स्टेटमेंट है। तो वर्ब कोड में लूप जो है उसमें नल स्टेटमेंट कंटेन है, इसी को एम्प्टी लूप भी कहते हैं। इसी तरह से फॉलोइंग जो लूप है एम्प्टी लूप ने वो इंटीजर आई आपने लिया है, फिर यहाँ पे आई इनिशियलाइज किया है, टेस्ट एक्सप्रेशन किया है, अपडेट किया है। लूप जो है उसमें एक नल स्टेटमेंट है, यहाँ पे शो किया गया है, फिर इसके आपने मैसेज लिखा वी आर इंडियन। तो लूप जो है बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेमी कॉलन जो है वो एंड हुआ एट द एंड ऑफ द लूप 4, ठीक है। तो जो वर्ब कोड है बॉडी फॉर लूप इनक्लोज बाय द ब्रेसेस एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेमी कॉलन जो है वो लगा है फॉर लूप के लास्ट में, एंड में। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन फॉर लूप, तो फॉर लूप में कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो C++ में वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया गया है फॉर लूप के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक्सिक्यूट करना शुरू होता है मेन फंक्शन से, आपका जो है वो दोनों लिखा जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। फिर आपका क्या है, ये पहला आप एक सम इक्वल टू 0 लिखोगे जो कि इंटीजर डाटा टाइप का होगा, ये आपका फॉर लूप है। इस फॉर लूप ने आपका क्या है, पहले आपने इंटीजर इनिशियलाइज किया, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन यूज़ किया, फिर अपडेट एक्सप्रेशन यूज़ किया, फिर आपने मैसेज लिखा क्या स्टेटमेंट का सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो वेरिएबल जो है डिक्लेयर है विद इन फॉर लूप, और फिर जो वेरिएबल आई है वो एक्सेस हुआ ओनली विद इन अ बॉडी ऑफ फॉर लूप। फिर आपने सी आउट किया क्या वेरिएबल आई जो है वो एक्सेस नहीं होगा हियर। फिर दूसरा मैसेज भेजा क्या वेरिएबल सम कैन एक्सेस हियर। तो जो एक वेरिएबल होता है वो डिक्लेयर होता है किसके इनसाइड, मेन ब्लॉक के अंदर, और वो एक्सेस होता है कहीं भी इनसाइड मेन ब्लॉक, ठीक है। दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल इन मेन, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल इन मेन। फिर आते हैं बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप जो होता है एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो कि अलाउ करता है लूप स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट होने के लिए तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहे। तो वाइल लूप जो होता है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है वो इवेल्युएट होता है बिफोर इंटरिंग इनटू द लूप। तो वाइल लूप जो होता है उसका सिंटेक्स इस तरह से होता है, वाइल के साथ आप टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दोगे, फिर आपका उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका बॉडी ऑफ द लूप होता है, फिर आपका बाहर ये स्टेटमेंट एक्स आ जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कंट्रोल फ्लो होता है आपका क्या लूप स्टेटमेंट का। एक टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तो आपका वाइल लूप का बॉडी जो है वो एक्सिक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो आपका स्टेटमेंट एक्स एक्सिक्यूट करेगा। तो वाइल लूप कंट्रोल फ्लो का जो ये फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसमें आप इस तरह से समझ सकते हो इसको। तो वाइल लूप जो होता है वो क्या है, वाइल लूप में क्या होता है, जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है वो इवेल्युएट होता है, और जो इफ होता है, इफ जो अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एक्सिक्यूट होता है, अगेन एक्सिक्यूट होता है, और अगेन जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाता है वाइल लूप के पास। और जब टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होता है तो कंट्रोल जो वो ट्रांसफर होता है स्टेटमेंट एक्स के पास। आई बात समझ में? अब यहाँ एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आपको सम निकालना है 1 to 10 नंबर का यूजिंग वाइल लूप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल i = 1 और सम = 0 को इनिशियलाइज करोगे, और ये दोनों इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। फिर आप वाइल कंडीशन यूज़ करोगे क्या, i <= 10, ठीक है। फिर ये वाइल कंडीशन का जो ब्लॉक होगा इस ब्लॉक के कोड ब्लॉक के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, ठीक है। तो इसका कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो गया ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने क्या किया, तो आपने वही वाइल लूप लगाया। यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन क्या दे दिया आपने, तो आपने कंडीशन दे दिया कि i <= 10, और फिर ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने अपना स्टेटमेंट लिख दिया जिसमें आपने क्या लिखा, सम = सम प्लस आई और i++। ये प्लस प्लस जो है ये आगे बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा कंडीशन। तो इसलिए आपका क्या है, फिर सी आउट मैसेज लिखा स्क्रीन पे आपने क्या कि जो सम है 1 to 10 उसका वैल्यू सम यहाँ पे लिख दोगे, फिर रिटर्न 0 कर दोगे।
और ये रिटर्न 0 जब वापस ये कंट्रोल लेके चला जाएगा मेन फंक्शन के पास। तो सम जो होता है 1 to 10 का वो 55 होता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला प्रोग्राम था इसमें, इस प्रोग्राम में क्या था, जो इंटीजर वेरिएबल आई था ना वो इनिशलाइज हुआ क्या 1 से, और जो वेरिएबल सम जो है वो इनिशलाइज हुआ 0 से, ठीक है। तो 1 आई जो है 0 से, और सम जो है आई जो है 1 से, सम 0 से। तो वाइल लूप जो है ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा ये, तो ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन 10 है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वैल्यू जो आई होगा विच इज़ एडेड टू सम, जो कि सम में ऐड होगा, और फिर आई इंक्रीमेंट कर जाएगा 1 से। अगेन फिर वो चेक करेगा कि आई लेस देन 10 है कि नहीं। चूंकि 2 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अर्लियर वैल्यू जो सम का निकल आया वो उसमें ऐड हो जाएगा। और ये कंटिन्यू करेगा तब तक जब आई इक्वल टू 11 ना हो जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे वो जो है 11 10 से लेस नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और ये जो है फॉल्स होगा तो वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और चूंकि लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा तो वैल्यू जो है सम का वो डिस्प्ले हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है C++ का जिसमें कहा गया है कि नंबर जो है 1 to 10 उसका सम निकालना आपका वाइल लूप का यूज़ करके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक सम वेरिएबल लेना है, इसको इनिशलाइज कर देना है 0 से, फिर एवरेज वेरिएबल लेना है, फिर एक नम वेरिएबल लेना है, फिर एक आई वेरिएबल लेना है जिसको इनिशलाइज कर देना है 1 से। और ये सब वेरिएबल किस टाइप का हो जाएगा, तो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। फिर आप वाइल कंडीशन लगाओगे किस चीज़ के लिए, तो आई लेस देन इक्वल टू 5 के लिए। तो वहाँ पे कंडीशन, फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर जो है 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट है इसमें स्क्रीन पे मैसेज भेजोगे सी आउट लिख के, क्या कि इंटर द नंबर, फिर सी इन में वहाँ पे लिख के भेजोगे क्या, जो भी नंबर होगा वहाँ पे यहाँ पुट होगा नंबर, फिर सम आ जाएगा क्या, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, फिर आई प्लस प्लस लिख दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लूप के बाहर जाओगे तो यहाँ एवरेज इक्वल टू सम अपॉन 5 हो जाएगा। और जो सी आउट स्टेटमेंट है तो द सम इज़ क्या हो जाएगा, सम जो भी कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे लिखा चला जाएगा और ये इंडेल हो जाएगा। फिर सी आउट जो होगा द एवरेज इज़, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज यहाँ पे ये हो जाएगा, जो भी एवरेज कैलकुलेट होके आएगा वो, ठीक है। यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन 5, सी आउट सम द एवरेज इज। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्या है, अगर इंटर करोगे आप 1 यहाँ पे, फिर इंटर करो, इंटर द नंबर 2, इंटर द नंबर 3, इंटर नंबर 4, 5 नंबर आएगा, 4 कर ऐड करोगे, सम उसका 15 आएगा और उसका एवरेज आपका 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा वाइल लूप का यूज़ करके किस तरह से हमने कैलकुलेट किया सम और एवरेज नंबर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो ऊपर वाला प्रोग्राम था इसमें हुआ क्या, तो इसमें जो इंटीजर वेरिएबल नंबर और एवरेज था उसको डिक्लेयर किया गया, फिर वेरिएबल आई को इनिशलाइज किया गया 1 से और सम को 0 से। फिर नेक्स्ट जो वाइल लूप जो है चेक किया कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो जो नंबर होगा उसको रीड करेगा और रीड करेगा यूज़र, और फिर ऐड कर देगा सम को आई में और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। नाउ द कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 फिर से चेक होगा, तो मतलब 2 लेस देन 5 फिर से नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, नंबर जो ऑब्टेन फ्रॉम यूज़र और उसमें ऐड करता चला जाएगा सम। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक वो 6 नहीं हो जाए, ठीक है। एट द पॉइंट विद वाइल लूप टर्मिनेट, और यहाँ पे वाइल लूप आके टर्मिनेट कर जाएगा। चूंकि लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो जो एवरेज होगा इज कंप्यूटेड एंड बोथ द सम एंड एवरेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे आपका। फिर वाइल लूप में वेरिएशन, तो वाइल लूप का जो होता है उसमें कुछ वेरिएशन होता है। ये एम्प्टी लूप भी हो सकता है और आपका इन्फानाइट लूप भी हो सकता है। जो एम्प्टी लूप होगा, ठीक है, उसमें आपका कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा लूप के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट नल स्टेटमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक अ सेमी कॉलन। तो नल स्टेटमेंट का जो होता है स्ट्रक्चर वो इस तरह से हो सकता है, क्यों, क्योंकि वाइल आपने यहाँ पे तो इंट मेन तो ले लिया, 2 कर्ली ब्रेसेस ले लिया है, एक वेरिएबल आई इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर दिया इंटीजर टाइप का, फिर आपने क्या किया है, वाइल कंडीशन भी ले लिया है प्लस प्लस आई लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इसलिए एम्प्टी लूप है, क्योंकि वाइल लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट। फिर ये रिटर्न 0 इस मेन फंक्शन के पास वैल्यू पुट कर, इसी को कहते हैं नल स्टेटमेंट। तो
इस ऊपर वाले कोड, इस अभी वाले कोड में क्या हुआ कि ये क्या है, लूप जो है वो टाइम डिले लूप है। टाइम डिले लूप जो है वो यूजफुल होता है क्या, प्रोग्राम को पॉज करने के लिए कुछ देर के लिए। तो वाइल लूप जो है वो मे बी इनफाइनाइट लूप हो सकता है, ठीक है, व्हेन नो अपडेट स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको मेन फंक्शन यूज करना है। हर एक प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और जो प्रोग्राम है वो लिखा जाता है आपका दो कर्ली ब्रेसेस के बीच। तो जो एग्जाम प्रोग्राम के, तो इसी को कहते हैं क्या, टाइम डिले लूप। तो टाइम डिले लूप जो होता है उसका काम होता है डिले करना प्रोग्राम में। अब वाइल लूप जो है वो इन्फानाइट लूप भी हो सकता है। तो जब नो अपडेट स्टेटमेंट इनसाइड द लूप होगा तो वो क्या इन्फानाइट लूप, जैसे कि यहाँ पे एक देखिए मेन फंक्शन स्टार्ट किया, एक वेरिएबल आई इनिशियलाइज किया, फिर वाइल का कंडीशन लिया और सी आउट करता है द वैल्यू ऑफ आई इज आई प्लस प्लस रिटर्न जीरो। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है ये इन्फानाइटली डिस्प्लेइंग है, क्यों, क्योंकि नो अपडेट स्टेटमेंट इनसाइड द लूप बॉडी ऑफ द लूप है। और दूसरा क्या, ये जो पार्ट है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वाइल लूप, ये वाइल लूप का पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि मिसिंग कर्ली ब्रेसेस है। तो इस तरह से आप देखोगे कि नल और इन्फानाइट दोनों हो सकता है। सिमिलरली एक अनदर वेरिएशन होता है वाइल लूप में जो कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंट मेन से प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना था, दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कोड ब्लॉक लिखा जिसमें आई एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया 1 से, फिर वाइल कंडीशन लगाया, फिर सी आउट का कंडीशन लिया द वैल्यू ऑफ आई इज रिटर्न जीरो। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, तो यहाँ पे जो अबव स्टेटमेंट था उसमें क्या हुआ, वाइल प्लस प्लस आई लेस देन 10 पहले क्या कर गया, इंक्रीमेंट किया किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, और फिर जो वैल्यू ऑफ आई है उसको कंपेयर किया गया 10 से। तो जो ये प्रोग्राम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, इस तरह से इंटेक आई इक्वल टू वाइल आई लेस देन 10 सी आउट आई प्लस प्लस आई ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से ये हुआ। तो अबव स्टेटमेंट में वाइल प्लस प्लस जो है ये फर्स्ट जो वैल्यू को आई को कंपेयर किया गया 10 से, और फिर इसको इंक्रीमेंट किया गया आई, ठीक है। जब कंट्रोल हुआ सी आउट के पास तो वैल्यू जो होता है आई का वो हो जाता है आपका ये, और स्टेटमेंट आई हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीमेंटेड। फिर आता नेक्स्ट डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है वो एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। डू वाइल लूप में आपका कंडीशन जो है वो इवेल्युएट होता है बॉटम से, बॉटम्स, ठीक है, कहां से, एट द बॉटम ऑफ द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, जो कंडीशन होता है इवेल्युएट होता है बॉटम से, लूप के बॉटम से, कब, तो लूप के बॉडी को एक्सिक्यूट करने के बाद। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो होता है लूप का वो एक्सिक्यूटेड होता है एक बार होता ही एक्सिक्यूट है, वो एक बार उसको एक्सिक्यूट होना आवश्यक है। इवन अगर व्हेन द कंडीशन इवेल्युएट फॉल्स, तो ड्यूरिंग फर्स्ट इटरेशन, तो डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स हो जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, डू यहाँ बॉडी ऑफ द लूप और वाइल के साथ कंडीशन, तो इसको कहते हैं डू वाइल लूप का कंडीशन। अब इसका कंट्रोल फ्लो देखिए, बॉडी ऑफ द लूप होगा, फिर ये जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन में, अगर ट्रू हो गया तो वापस बॉडी ऑफ द लूप में, फिर ट्रू हो गया तो बॉडी ऑफ द लूप में, अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट एक्स में चला जाएगा वो, ठीक है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में आपको डिस्प्ले करना है नंबर कहाँ से, तो 10 से 1 तक, किसको यूज करके, डू वाइल लूप को यूज करके। तो आप एक n वेरिएबल लोगे इंटीजर टाइप का जिसको इनिशियलाइज करोगे 10, फिर आप डू लगाओगे और ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, और यहाँ पे वाइल लगाओगे, डू का वाइल यहाँ पे लगाएगा n ग्रेटर देन 0, और फिर इसके बीच लिखोगे सी आउट n, वहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ भी n, यहाँ पे एक कॉमा n माइनस माइनस, ठीक है, और आउटपुट आपका इस तरह से 10 9 8 7 4 3 2 1 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला प्रोग्राम हुआ उसमें क्या हुआ, तो इंटीजर जो n वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया 10, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू n है वो डिस्प्ले किया गया 10, फिर n को इंक्रीमेंट कर दिया गया 1। अब कंडीशन जो है वो इवेल्युएट हो गया 9, 9 ग्रेटर देन 0 हो गया तो 9 डिस्प्ले हो गया, फिर n डिक्रीमेंट हो गया 8, फिर ये कंटिन्यू हो गया तब तक जब n 0 नहीं हो जाता तब तक, और फिर आपका फाइनली जो कंडीशन n इक्वल टू 0 जो है वो इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है, तो फॉल्स, तो डू वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स का।
तो लूप जो होता है इसके अंदर अनदर लूप हो सकता है, तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। और सिंटैक्स इस तरह से होता है आपका, ये फॉर लूप है जिसमें पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, फिर अपडेट एक्सप्रेशन होता है। फिर इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाया हमने, उसमें भी इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन किया। फिर इसके अंदर ये स्टेटमेंट एक्स, ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सिक्यूट हुआ। फिर इस फॉर लूप के लिए ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट किया। तो ये फॉर लूप के लिए ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा और ये फॉर लूप के लिए ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा। आई बात समझ में? फिर वाइल कंडीशन जो होता है, इसमें वाइल कंडीशन, वाइल और उसका कंडीशन, ठीक है, वाइल का ये वाइल कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा और इस अंदर वाले वाइल कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा। फिर डू वाइल के लिए डू यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और इसका वाइल कंडीशन यहाँ लगेगा और इस डू के लिए वाइल कंडीशन यहाँ लगेगा। फिर इस डू का स्टेटमेंट यहाँ, इस डू का स्टेटमेंट यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आपको डिस्प्ले करना है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल को, ठीक है। क्या यूज़ करके? तो नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको पता ही है क्या करते हैं। फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के भेजोगे अ मल्टीप्लिकेशन टेबल, फिर इंडेल कर दोगे, फिर 1 T2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5 टेबल 6 टेबल 7 टेबल 8 टेबल 9, फिर इंडेल कर दोगे। फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाओगे जिसमें ये टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हो गया इंट सी इक्वल टू 1, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया सी को लेस देन 10 कंडीशन चेक करने के लिए, और फिर अपडेट एक्सप्रेशन C++। फिर इसके बाद सी आउट आपने क्या मैसेज पे ये भेजा, ठीक है, एक ब्लैंक। फिर आपने क्या किया, फिर एक फॉर लूप लगाया जिसमें इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 1, फिर i इसको टेस्ट किया i लेस देन 10, और फिर i प्लस प्लस किया, फिर सी आउट किया। इस तरह से सी आउट हो गया i इंटू सी, फिर ये होता चला गया, फिर सी आउट इंड एल होके ये रिटर्न 0 कर गया, ये वापस रिटर्न आपको मेन कंडीशन के बाद ये कंट्रोल ले आया। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा 1 से 9 तक का। फिर आते हैं, बात करते हैं जंप स्टेटमेंट का। जंप स्टेटमेंट का जो यूज़ होता है वो इंटरप्ट करने के लिए होता है। क्या? प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट करने के लिए। तो जंप स्टेटमेंट जो डिफरेंट टाइप का यूज़ होता है उसमें आता है आपका गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। जिसमें आपका जो गो टू स्टेटमेंट होता है, ये गो टू स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होता है कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है, बिना कोई कंडीशन के, ठीक है। और जो सिंटैक्स होता है गो टू स्टेटमेंट का वो इस तरह से होता है, गो टू के साथ एक लेवल लगता है, फिर उस लेवल को एक्सिक्यूट करते हैं, लेवल लगता है, फिर गो टू लेवल इधर लग सकता है। तो इस तरह से आपने देखा है उसका। तो यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड जंप जब करेगा तो गो टू लेवल से ये लेवल पे जाता है आपका, ठीक है, और बैकवर्ड जंप करेगा तो ये गो टू लेवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो बैकवर्ड जंप हो जाता है। जो सिंटैक्स हुआ है अबव में, वो लेवल जो है क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो जब गो टू लेवल होता है तो आता है, तो जो कंट्रोल होता है प्रोग्राम का वो जंप करता है लेवल के पास और एक्सिक्यूट कर जाता है कोड उसके नीचे। फिर C++ प्रोग्राम जिसको यूज़ करते हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, गिवन नंबर का यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम है IO स्ट्रीम से स्टार्ट होता है, ये तो पता ही है आपको क्या होता है। फिर यहाँ पे आपने फ्लोट टाइप का ले लिया वेरिएबल, क्या, नम, एवरेज, सम को इनिशियलाइज किया 0.0, फिर एक इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल ले लिया IN। फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे सी आउट लिख के, क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स। फिर इस इनपुट को आपने इस सीन से यहाँ पे डाला। फिर आपने फॉर लूप का यूज़ किया जिसमें आपको i का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करना है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन करना है i लेस देन इक्वल टू n, फिर आपने इंक्रीमेंट करना है प्लस प्लस i। फिर आपका क्या करना है, सी आउट मैसेज लिख के भेजना है इंटर n, और ये i इंक्रीमेंट होगा। फिर इस इनपुट को डालना है नम को यहाँ पे, और फिर चेक करना है कंडीशन इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0.0, नम इज लेस देन 0.0। फिर ये शुरू हो जाएगा ये कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल जो था प्रोग्राम का वो हो जाएगा गो टू के जंप के पास। फिर जो सम हो जाएगा प्लस इक्वल टू नम हो जाएगा, फिर ये जंप करेगा, फिर एवरेज इक्वल टू सम अपॉन i-1 हो जाएगा, और ये सी आउट कर जाएगा एवरेज का, फिर ये एवरेज होगा, फिर रिटर्न 0, ये वापस मेन स्टेटमेंट के पास रिटर्न कर देगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स कितना हो जाएगा, इसमें 5 डालोगे तो इंटर द n1 वैल्यू तो 10 डाल दिया, इंटर द n2 वैल्यू 20 डाल दिया, इंटर द n3 वैल्यू -2 डाल दिया, तो उसका एवरेज कैलकुलेट करके आपको 15 आ जाएगा। आई बात समझ में?
फिर आते हैं बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है जो कि टर्मिनेट करता है क्या, तो एक्सक्यूशन ऑफ द लूप, लूप के एक्सक्यूशन को टर्मिनेट करता है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफर कर देता है क्या करने के लिए, तो रिज्यूम करने के लिए नॉर्मल एक्सक्यूशन, ठीक है। कब, तो जब बॉडी ऑफ द लूप एक्सक्यूट करता है तब। तो जो फॉलोइंग फिगर है वो आपको शो कर रहा है क्या, ब्रेक स्टेटमेंट का वर्किंग किसके साथ, तो लूपिंग स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट है, इसको पहले इनिशियलाइज किया, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर इफ कंडीशन, ठीक है, ट्रू है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर ये 4 के लिए हुआ, फिर वाइल के लिए यहाँ पे इफ कंडीशन ब्रेक, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे डू, और उसके अलावा वाइल कंडीशन इसका यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू ब्रेक, फिर स्टेटमेंट एज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आपका ब्रेक स्टेटमेंट का काम है बीच में प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, ठीक है, और ट्रांसफर करना रिज्यूम का नॉर्मल एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को। फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको काउंट करना है n नंबर्स यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काउंट एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है जिसको इनिशियलाइज करना है 0 से, फिर आपको डू यूज़ करना है, और इस डू का जो है एक वाइल लूप यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। और इस वाइल लूप में आप लिखोगे काउंट लेस देन 20, फिर आपका यहाँ पे डू वाइल लूप का जो है ये वाइल लूप जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर इस डू वाइल लूप के अंदर जो ये काउंट है ये मैसेज भेजेगा स्क्रीन पे काउंट करने के लिए, और ये काउंट का जो भी वैल्यू होगा वहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा, फिर काउंट प्लस प्लस होगा, अगर काउंट का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा तो आपका लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और ये 20 तक ऐसा हो जाएगा, रिटर्न 0 करके वापस कंट्रोल मैन के पास भेज देगा, और इस तरह से आपका वो स्टेटमेंट काउंट 0, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5 लिखा चला आएगा। फिर आते हैं बात करते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो होता है वो सिमिलर होता है ब्रेक स्टेटमेंट के, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, टर्मिनेट नहीं करता है लूप को, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट की तरह टर्मिनेट नहीं करता है लूप को, ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है स्टेटमेंट को और फोर्स करता है लूप को कंटिन्यू करने के लिए और एक्सिक्यूट करने के लिए नेक्स्ट इटरेशन, मतलब नेक्स्ट रिपीटेशन करने के लिए। तो जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है लूप में, तो जो कोड होता है लूप के इनसाइड वो फॉलो कंटिन्यूस स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट क्या करता है, उसको स्किप कर देता है, ठीक है। लूप कोड जो होता है इनसाइड लूप वो क्या करता है, कंडीशन को स्किप कर देता है, और नेक्स्ट इटरेशन जो होता है लूप का वो बिगिन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 4 है, इफ एक्सप्रेशन कंटिन्यू किया तो यहाँ कंटिन्यू वापस इसको यहाँ पे लेके चला आता है, ठीक है। वाइल में भी कंटिन्यूस को वापस यहाँ लेके चले आता है, फिर कंटिन्यू फिर क्या करता है इफ एक्सप्रेशन, तो कंटिन्यूस को यहाँ लेके चले आता है। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, टर्मिनेट नहीं करता लूप को, वो प्रोग्राम को जारी रखता है। फिर आपको एक प्रोग्राम लिखना है C++ में जो आपको डिस्प्ले करेगा नंबर 1 to 10, ठीक है, एक्सेप्ट क्या 6 यूजिंग क्या कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो आपको सिंपली क्या करना है, फोर लूप लगा दिए, आई का वैल्यू 6, आई इक्वल टू 6 लिख दिए, और क्या कर दिए हम लोग, कंटिन्यू कर दिए। तो मतलब 6 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्किप कर जाएगा और ये कैरी ऑन हो जाएगा। तो इसलिए आपका 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 आपका स्किप कर जाएगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो लूप हुआ वो इटरेट हो जाएगा 10, इटरेट होगा 10 टाइम्स, बट आई जो है अगर 6 पहुंचेगा तो जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसफर जाता है फॉर लूप में, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट के कारण, ठीक है। फिर आते हैं बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। तो ब्रेक बेसिकली क्या होता है, वो टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, क्या, लूप के एक्सिक्यूशन को। उसी तरह से ब्रेक जो है वो इटरेशन के लिए भी, ठीक है। और जो कंटिन्यूस होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है, एक्सक्यूशन लूप के एक्सक्यूशन को टर्मिनेट नहीं करता है, लेकिन ब्रेक जो है वो टर्मिनेट कर देता है। फिर ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इटरेशन करता है लेकिन कंटिन्यू इटरेशन को स्किप कर देता है। फिर जो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है ब्रेक के बाद, कंट्रोल विल कम आउट फ्रॉम द लूप एंड एक्सिक्यूट द स्टेटमेंट इमीडिएट आफ्टर लूप। तो कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आता है और एक्सिक्यूट करता है स्टेटमेंट, लूप के जस्ट बाद स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर जाता है। तो जब यह स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है तो इट विल नॉट कम आउट, ये बाहर नहीं आएगा और लूप जो है वो बाहर आ जाएगा, जंप कर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप में। ब्रेक जो होता है वो यूज होता है लूप के साथ एज वेल एज स्विच केस के साथ,
और जो कंटिन्यू होता है वो स्विच केस के साथ यूज नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस याद रख लो आप कि कंप्यूटर में जो है आपको क्या सब पढ़ना है। तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन का होता है सेट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। यहाँ बेसिकली दो तरह का आपका स्टेटमेंट यूज होता है सी प्लस प्लस में, एक तो नल और दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो क्या कर देता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का, उसको क्या कर देता है, उसमें बदलाव ले आता है, अल्टर कर देता है। यहाँ तीन टाइप का आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है सी प्लस प्लस में, एक तो सीक्वेंस स्टेटमेंट, फिर दूसरा सिलेक्शन स्टेटमेंट, तीसरा इटरेशन स्टेटमेंट, फिर आपका इफ और स्विच जो है वो क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है। फिर जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो अल्टरनेटिव होता है किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का। फिर जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट है। फिर जो स्टेटमेंट इस इटरेशन स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, लूपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो है कोई भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। फिर यहाँ बेसिकली तीन काइंड का इटरेशन होता है, सपोर्ट किया जाता है, एक तो फॉर, एक वाइल और एक डू वाइल, ठीक है। तो सी प्लस प्लस जो है वो तीनों जंप स्टेटमेंट, सी प्लस प्लस में तीन जंप स्टेटमेंट यूज होता है, एक तो गो टू, दूसरा ब्रेक और तीसरा कंटिन्यू। आई बात समझ में। तो ये आपका बेसिकली आपका प्रोग्राम का मेथडोलॉजी था। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल फ्लो। Thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel, and all the very best for your exam.